वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग यूपी पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था 29 मई 2025 को उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हमारा क्लास 3 है। इस क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दिया है, तो आप क्लास के साथ बने रहें और अपने नॉलेज को बूस्ट करें। ये केवल पीजीटी एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि और भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, असेसमेंट ईयर refers to असेसमेंट ईयर क्या रेफर्स करता है? द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, उस साल जिस साल इनकम हम अर्न करते हैं, या द ईयर द फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेस, या वो साल जिस साल में हम प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स देते हैं, या ऑप्शन सी द ईयर इन विच अकाउंट आर मेंटेन, या वो साल जिस साल हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं, या ऑप्शन डी द ईयर ended on 31st दिसंबर, या 31st दिसंबर को जब ईयर एंड होता है तब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिस साल हम प्रीवियस ईयर के कंप्लीट अकाउंटिंग करके और ट्रांजेक्शन को क्लोज करके उस अमाउंट पर टैक्स देते हैं, उसे ही हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, for the income earned the previous year 2024-25, the assessment year will be 2024-25 का assessment year होगा। याद रखिएगा, ये 25 पहले आ जाएगा और इसके बाद का साल आएगा यानी 26, तो इसका assessment year होगा 25-26 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23, एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 1961 इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम को कैसे ट्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए ओनली टैक्सेबल इन ऑल केसेस, ऑप्शन बी ओनली एग्जाम्प्टेड इन ऑल केसेस, ऑप्शन सी एग्जाम्प्टेड बट कंसीडर फॉर द रेट पर्पस in a certain cases, option D taxable in income from other sources। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज डिफाइंड एग्रीकल्चर इनकम? एग्रीकल्चर इनकम को कैसे डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में? इनकम जनरेटेड फ्रॉम एनी सोर्सेज ऑफ एसोसिएटेड विद फार्मिंग, जो फार्मिंग से एसोसिएटेड सोर्स हो, उससे जो इनकम जनरेट होता हो उसे एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, या ऑप्शन नंबर डी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, या एग्रीकल्चर मशीनरी को बेच करके जो इनकम हुआ हो उसे एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, ऑप्शन सी इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड लैंड कल्टीवेशन, या ऐसा इनकम जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेच करके किया गया हो और वो प्रोडक्ट कल्टीवेशन अर्थात खेती करके बनाया गया हो। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी इनकम फ्रॉम हार्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर, अगर कोई इनकम हार्टिकल्चर और सेरिकल्चर से हो रहा हो यानी बागवानी और रेशम कीट उत्पादन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड लैंड कल्टीवेशन, ऐसा प्रोडक्ट जो जमीन को जोत करके उपजाया गया हो उसी को बेच करके जो इनकम अर्न होता है उसे ही हम लोग प्योरली एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टैक्स लायबिलिटी रेफर्स टू, टैक्स लायबिलिटी क्या रेफर्स करता है? ऑप्शन ए है टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अर्न बाय द टैक्स पेयर,
टैक्सपेयर के द्वारा जितना भी अमाउंट अर्न किया जाता है उसे हम लोग टैक्स लायबिलिटी कहेंगे। ऑप्शन बी, द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लीगली ऑब्लिगेट टू पे, या उतना अमाउंट जो कि एक इंडिविजुअल लीगली हकदार है पे करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। या ऑप्शन सी, द अमाउंट ऑफ टैक्स रेफर्स ड्यू टू द इंडिविजुअल, या ऑप्शन सी, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिफंड ड्यू टू द इंडिविजुअल, या ऐसा अमाउंट टैक्स का जो कि रिफंड कर दिया जाता हो इंडिविजुअल को, उसे हम लोग टैक्स लायबिलिटी मानेंगे। या ऑप्शन डी, द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द डिफरेंट इनकम पेयर्स, या टैक्स रेट जो डिफरेंट इनकम पेयर्स पर एप्लीकेबल होता है उसे हम लोग टैक्स लायबिलिटी मानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो इनकम जिस पर लीगली अधिकार होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और इंडिविजुअल को वो पे करना उसका दायित्व है, उसे ही हम लोग टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये हिंदी वर्जन का क्वेश्चन है, हम लोग इंग्लिश वर्जन वाला देख। मैच करवाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करवाना होगा। सोर्स ऑफ डाटा, डाटा का सोर्स क्या होता है बिजनेस में, तो इसका डाटा का सोर्स होगा बिजनेस में हमारा 1 नंबर क्या होगा, इंटरनल कॉस्ट शीट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और गवर्नमेंट इंडिसेस को देख करके हम बिजनेस से डाटा निकालते हैं। दूसरा क्या होगा, फोरकास्टिंग टूल्स। फोरकास्टिंग टूल्स मतलब ऐसा टूल जिसके माध्यम से हम फ्यूचर के एक्सपेंसेस को या फ्यूचर के प्रॉफिट को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा टूल्स होगा 2 नंबर, रिग्रेशन, मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कौन कौन सा प्रिंसिपल जो होता है वो बिजनेस में फॉलो होता है। फोरकास्टिंग मस्ट बी रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर सी का 3 और लास्ट बचा डी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये बहुत आसान था, सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया। ऐसा है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट 27, which of the following best description the importance of managerial accounting। मैनेजरियल अकाउंटिंग का इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। इट हेल्प विथ टैक्स प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, या टैक्स प्लानिंग और रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट सपोर्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, इट्स लिमिटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा, या ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डाटा को पता करता है। ऑप्शन डी, इट इज प्राइमरली फोकस ऑन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, या ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर प्राइमरली फोकस करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट सपोर्ट प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी मैनेजरियल अकाउंटिंग बिजनेस में प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और डिसीजन देता है बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग का एक प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ऑप्शन नंबर बी, असेसिंग दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को असेस करना। ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टिंग द एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट को कंडक्ट करना। या ऑप्शन डी, बजट प्रिपरेशन एंड कंट्रोल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा, बजट कंट्रोल, बजट प्रिपरेशन एंड कंट्रोल। कोई भी
मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या करता है, कंपनी के लिए बजट तैयार करता है कि किस तरह से कॉस्ट रिड्यूस किया जाए या जहाँ ज़्यादा कॉस्ट लग के अच्छा उत्पादन हो सके वहाँ ज़्यादा कॉस्ट लगाया जाए और बिजनेस पर कंट्रोल किया जाए, बिजनेस के खर्चों को कम से कम किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मैनेजरियल रिपोर्टिंग आर प्रिपेयर्ड मेनली फॉर, मैनेजरियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर किया जाता है मुख्य रूप से किसके लिए? ऑप्शन ए शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट के लिए, ऑप्शन बी जनरल पब्लिक के लिए, ऑप्शन सी क्रेडिटर एंड बैंक के लिए, ऑप्शन डी इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिफरेंट लेवल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए एट डिफरेंट लेवल पर हमें मैनेजरियल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 13, a performance report prepared managerial accounting is preliminary used for, मैनेजरियल अकाउंटिंग के थ्रू जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाया जाता है प्रिलिमिनरी प्रारंभिक में उसे कौन यूज करता है? ऑप्शन ए है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी है असेसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर टैक्सेशन, ऑप्शन सी है डिस्क्लोजर इन अ एनुअल रिपोर्ट, ऑप्शन डी है मीटिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। ये हमारे सोशल मीडिया की लिंक है। अगर आप पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और हमारे सोशल मीडिया लिंक से भी जुड़ जाए और इसी तरह से चैनल को देखते रहें। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो या अपना सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।